इसी को अपनी देश के नाम रखता हूँ, कुछ कर सकूँ मैं वतन के वास्ते, दिल में फ़कत यही अरमान रखता हूँ। ये चंद पंक्तियाँ आज के हमारे शो के अतिथिवाद के खास मेहमान और एक लंबे समय से पुलिस सेवा से जुड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में एटीएस के एडीजी श्रीमान आईपीएस ध्रुव ठाकुर जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतिथिवाद शो में। सबसे पहला सवाल तो आपके बारे में जो एक चर्चा होती है, एक इतनी क्रूशियल जगह, इतनी क्रूशियल गतिविधियों से जुड़ना, इतना हर समय एक नए रोज एक नए टास्क के साथ गुजरना और इतना कूल टेम्परामेंट, कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। ये जिस तरह का विभाग है, एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, आतंकवाद विरोधी दस्ता है, जिसमें कि हम लोग आतंकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पता करते हैं और कोई चीज़ संज्ञान में आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो उसमें न केवल इसके मुखिया को, अभी तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिस का अफसर हैं, सब लोग कूल माइंड के हों, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई है वो मस्तिष्क की लड़ाई है, ब्रेन की लड़ाई है। हमारा जिस हिसाब का पड़ता है, हम जिसका मुकाबला करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि उसे क्या एक्टिविटी चल रही है, उसे क्या मेंटल एक्टिविटी है, क्या साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। आज देखेंगे, आप देख रहे होंगे, पता कर रहे होंगे कि आजकल जितनी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है कि सोशल मीडिया पर हो रही है। हमें देखना पड़ता है सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह ले जा रहे हैं, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। रेडिकलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा कि जो नए मस्तिष्क के लोग वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको दुनिया के बारे में पता नहीं होता है, उनको कोशिश किया जाता है कि रेडिकलाइज कर दिया जाए, उनके मस्तिष्क को ऐसे मैनिपुलेट किया जाए कि वो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकें। हमें यदि इन लोगों का सामना करना पड़ता है तो फिर हम उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कोई डी रेडिकलाइज करने का, समझाने का कि आप जो सोच रहे हो, आप कर रहे हो या करने की इच्छा रख रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इस तरह जितनी हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो इस संगठन का जो मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है, वो ही है कूल होकर काम करने का। सर, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, आजकल देख रहे हैं सर, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट है कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां कहीं होती हैं तो व्यवहार में ये देखने को मिलता है कि एक आतंकवादी एक क्रिमिनल को बचाने के लिए भी 100 उसको डिफेंड करने वाले होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का एक जरिया हो या और भी सारे। एक सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम छेड़ दी जाती है उसको बचाने के लिए बिना कुछ जाने। ये सबसे बड़ा टास्क होता है आप लोगों के लिए, इसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है, सोशल मीडिया जो बिहेवियर और पर्टिकुलर है। ओके। आप जब भी सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, फेसबुक वगैरह से जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम जुड़ रहे हैं, तो ये आपके एक्टिविटी के, आपके बिहेवियर के पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। उनकी जो टूल है, उस टूल से आपकी प्रोफाइल बना लेते हैं। अब क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, उनके बारे में उसको एक मोटा मोटी आइडिया पता चल जाता है। फिर वो क्या करता है कि आपकी विचारधारा वाली बातें बार बार आपके सामने रखता है। मान लीजिए हम लेफ्टिस्ट हैं तो हमारे पास लेफ्टिस्ट विचारधारा ज़्यादा आएंगी, हम राइटिस्ट हैं तो हमारे राइटिस्ट विचारधारा आएंगी। तो फिर एक ऐसा माहौल आ जाता है जिसमें हमें लगने लगता है कि यही दुनिया है और जो मैं सोच रहा हूँ वही सही दुनिया है, और जो मेरे विरोधी जो दूसरे लोग हैं वो गलत सोच रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐसा काम होता है कि बिना आपके सोचे समझे आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। रेडिकलाइज में ज़्यादा वर्ड हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे आप आएंगे तो ये सोशल मीडिया एक्टिविटी इसलिए डेंजरस होती जा रही है। दिक्कत ये है कि आज के डेट पर आप बिना सोशल मीडिया का रह भी नहीं सकते, रह भी नहीं रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया में आना चाहता है, फेसबुक में आना चाहता है, अपनी पोस्ट डालना चाहता है, अपनी पिक डालना चाहता है, वीडियो डालना चाहता है, उस पर क्या लाइक्स आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स कितने हो रहे हैं, क्या शेयर्स हो रहे हैं, उससे उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो रहा है तो उसको बहुत खुशी होती है, कम होता है उसको बहुत खराब लगता है। तो ये एक ऐसे चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए हैं, उससे निकलना और उससे निकालना, इसमें सबका दायित्व बनता है, परिवार का, समाज का, स्कूल का, हमसे संगठनों का। तो जैसे हमने पहले प्रश्न जवाब में आपको बताया था, हम लोग भी वाच करते हैं, हम लोग भी देखते हैं कौन ऐसा रेडिकलाइज हो रहा है जो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है,
फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर उससे काउंसलिंग भी करते हैं, हम लोग का डीरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि यदि कोई एक आतंकवादी है या क्रिमिनल है तो उसको समर्थन करने के डिफेंस में लोग आ जाते हैं। हाँ। क्यों आ रहे हैं? उसकी वजह दो हो सकती है। एक तो निहित स्वार्थ वाले हो सकते हैं जो कि उस आतंकवादी के या क्रिमिनल के अपने लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो भले ही उससे जुड़े ना हो, भले ही खुद क्रिमिनल ना हो, लेकिन उन सोशल मीडिया पैटर्न के अनुसार, सोशल मीडिया बिहेवियर के अनुसार उनको लगने लगता है कि ये सही है, उनमें अवधारणा ही ऐसी अवधारणा बन जाती है। तो अब देश में विदेश में इतनी बातें चल रही हैं और उसमें आप सोशल मीडिया देखिए, आपको दोनों पक्ष के लोग मिल जाएंगे और दोनों पक्ष के लोग कट्टर मिलते हैं। हाँ, कट्टर कट्टर ये मिलते हैं, उनको लगता है कि यही सही है, इसके विरोध जो बोला एकदम गलत बोल रहा है। मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य का, समन्वय का, सौहार्द का कोई स्कोप ही नहीं बचा रहता है। सर, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जिसमें आपको बहुत टफ सरकमस्टांसेस के साथ गुजरना पड़ा हो? सर, जैसा मैंने पहले भी बताया है, पुलिस सेवा में आपने एक लंबा सफ़र तय किया, तो इस दौरान कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाहें? ऐसे कई मौके आए थे, लेकिन अभी आपके कहने पर जो मुझे ऐसा मौका ख्याल आ रहा है, वो ख्याल आ रहा है जब मैं एसएसपी लखनऊ था और ये 2012 की बात है। चुनाव नज़दीक थे, विधानसभा चुनाव होने वाले थे और लखनऊ, पुराने लखनऊ शहर में शिया सुन्नी के बीच जैसो कुछ विवाद शुरू हो गया था और हम लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे, एक आधी फायरिंग भी आ गई थी, घूमने चले थे। हमारे पास फोर्स कम थी क्योंकि फोर्स हमारी बाहर गई हुई थी, हम और हमारे डीएम साहब साथ घूम रहे थे। तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि डीएम साहब ने हमसे एक बार कहा कि सर आप कहें तो मैं कर्फ्यू लगा दूँ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे आधा घंटे का समय और दीजिए। अच्छा। हाँ, यदि आधे घंटे में भी नहीं संभला तो आप कर्फ्यू लगा दीजिएगा। फिर हम लोगों ने जाकर पेट्रोलिंग की, जाकर जगह घूमे, सब जगह घूमे, सब जगह अपने फोर्स को डिप्लाई किया, मोबिलाइज किया। फिर धीरे 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 स्थिति संभलने लगी और तब स्थिति, चुनाव कुछ दिन बाद होने वाले थे, चुनाव के सारे ऑब्जर्वर्स यहाँ थे उनके मौजूदगी में, लेकिन सबकी सारे पुलिस अधिकारियों के समन्वय से, सबके कार्य से स्थिति संभल गई और जहाँ कर्फ्यू लगाने वाली बात हुई तो वहाँ कुछ नहीं हुआ और फिर हम लोग यहाँ चुनावी मतदान में शांतिपूर्वक ये स्थिति आती जब सामने आप जा रहे हो, दिन दहाड़े के बाद सामने हम लोग गली से घुस रहे थे और सामने से फायरिंग हो रही थी, ऐसी स्थिति आ रही थी। तब डीएम साहब ने कहा था कि आपने कर्फ्यू लगा दें। हम लोग जा रहे थे, उपद्रवियों को खदेड़ रहे थे और उधर से फायरिंग हो रही थी। सर, एटीएस को अगर कहा जाए एक्टिव और पैसिव, इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको कहीं पे आतंकवादियां गतिविधियां जानने को मिलती, आप उस पर कार्रवाई जब जानकारी मिलने के बाद करते हैं या एटीएस को पहले से ही चीज़ों को वॉच करता रहता है? हम लोग पहले से बात करते रहते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, जनता को, कि हमारा जो चार्टर है वो क्या है कि कोई भी ऐसी टेरर एक्टिविटी हो सकती है, होने वाली हो, टेरर से भी ज़्यादा आगे बढ़ कर सकते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही हो। हमारे प्रदेश में नक्सल गतिविधियाँ हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। जो हमारे FICN बना जाली भारतीय मुद्रालय की कार्रवाई, उनको भी देखते हैं। तो हम लोग इन सब के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं, सूचना गैदर करते रहते हैं, ओवरट सोर्स से, कवर्ट सोर्स से। इसके अलावा जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, IB है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनसे हम लोग का समन्वय बना रहता है, लगातार संपर्क बना रहता है। जो अगल बगल के प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इनसे संपर्क बना रहता है। तो हम लोग हमेशा वाच करते थे कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और फिर जब ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में आती है जिससे लगता है कि अब इसको इंटरवीन करना जरूरी है, अब इसको रोकना जरूरी है, हस्तक्षेप करना जरूरी है, तो फिर हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं, पकड़ करते हैं, मुकदमा लिखते हैं, उसकी तफ्तीश खुद करते हैं, फिर हम लोग चार्जशीट करते हैं, प्रोसिक्यूट भी करते हैं। कोर्ट में भी हमारा अपना प्रोसिक्यूशन, हमारा अपना अलग थाना है, हमारे अपने अलग से वकील हैं, हमको लास्ट तक दे जाते हैं। सर, जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहती है? नहीं, इनपुट्स कितनी क्रेडिबल नहीं है वो तो हमें डिसाइड करना है ना। राइट। जैसे कोई हमें इनपुट आया, ऐसी संभावना है, उस इनपुट को डेवलप करना, उस इनपुट को वेरीफाई करना और उस इनपुट के अनुसार एक्शन करना, वो हमारी जिम्मेवारी है। सर, जैसे टेररिस्ट होते हैं तो उनका एक जो कभी कभी तो ज़्यादातर ये होता है कि बाहर से उनको फंडिंग मिलती है, और अगर फंडिंग मिलने का भी यहाँ पे कोई मीडिएटर भी होना चाहिए, उस मीडिएटर तक पहुँचने के लिए आप कैसे क्या करते हैं? फंडिंग इतना आसान नहीं रहा, इतना आसान आप समझ रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, NIA ने टेरर फंडिंग के बहुत सारे केसेस किए हैं।
हम लोगों ने कुछ केस किए थे छोटे मोटे। अब फंडिंग किसी हाथ पात नहीं जाता है और बड़ी मुश्किल से आता है। फंडिंग आपका आ जाएगा कि हवाला चैनल से आ रहा है, हवाला चैनल से आया और आपको मिल गया। फंडिंग आपको इस तरह मिल सकता है कि आप देखें हमारे नेपाल से हमारे प्रदेश की सीमा मिलती है, नेपाल में जाना आना आसान है। अब नेपाल से गया, नेपाल से लेके कोई चला आया। हम लोग पिछले साल एक केस कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनके पास नेपाली करेंसी मिली, इंडियन करेंसी मिली, और जब उनको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, मुकदमा कायम हुआ, तो बदला कि नेपाल के बैंक से पैसा निकाल करके, नेपाल के बैंक में नेपाली जो लोग थे उन्होंने वहाँ बैंक अकाउंट खोला हुआ था, उनके बैंक अकाउंट में कहीं से पैसा आता था। अच्छा। उनको डायरेक्शन आता था कि आपके पास इंडिया से ये लोग पहुंचेंगे। अच्छा। उनको आप ना इतना 10% 20% कमीशन अपने पास रख लेना, रिमेनिंग उनको दे देना। वो वहां से लेकर आते थे। अब यहाँ लेकर आए जहां से उन्होंने बरेली में किसी हैंड ओवर कर दिया, बरेली से उस पार्टी ने दिल्ली में किसी हैंड ओवर किया। तो इस तरह का ट्रेल चलता है कि उस तरह ट्रेल में क्या होता है कि आप लगातार काम करते रहते तब पता चलता है कहाँ क्या जा नहीं जा रहा। एनआईए ने अभी बहुत सारा काम किया है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एनजीओ के माध्यम से एनजीओ के माध्यम। एनआईए ने काम किया था, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से हमारा ट्रेड होता था, कश्मीर में ट्रेड होता था, पाकिस्तान और बीच में सेब का व्यापार होता था, उसमें पैसे आते थे। तो अब फंडिंग के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, और फंडिंग दोनों तरह की हो सकती है। फंडिंग एक बाहर से पैसा आ रहा है, एक उस तक हमारे यहाँ भी ऐसे देश विरोधी तत्व हैं वो खुद ही फंडिंग कर रहे हैं। हमें सब पर नजर रखने की जरूरत पड़ती है। इतने प्रेशर्स के बीच जब कुछ समय मिलता है तो आप उस समय को कैसे उसका उपयोग करते हैं? लगता है जैसे बहुत से लोग को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, आप क्या करते हैं खाली समय? नहीं, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, साथ साथ अपने परिवार को समय देने का भी शौक अच्छा। है। फैमिली है, साथ में रहते हैं सब लोग। अब अभी तो कोरोना काल में मेरे बच्चे भी साथ ही हैं। अच्छा। तो ये अच्छा सा बूंद मिल गया है सब साथ रहने का, सबको समय देने का, बहुत दिनों के बाद। अब बच्चों की बात की, क्या आप देखते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में एक नए आईपीएस ध्रुव ठाकुर को देखते हैं? अभी का ना, अच्छा। टू अर्ली टू से, ओके, हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी। साहित्य में आपकी काफी रुचि है? किसी कोई पर्टिकुलर लेखक जिनको आप काफी एडमायर करते हो, पढ़ते हो? मैंने प्रेमचंद को काफी पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद ने काफी पढ़ा है। और मुझे अभी भी लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण भारत के बारे में जिन्होंने तभी लिखा था, वो आज भी वो वैसे ही मोरलेस 100% नहीं कहेंगे तो 90% ना है। आपने देखा होगा, आप प्रशासन की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल ने साहित्यकार हुए, उन्होंने एक छोटी सी एक किताब की राग दरबारी, वो ऐसी प्रसिद्ध हुई। मुझे लगता है बार बार मैं पढ़ लूँ, जितनी बार पढ़ता हूँ लगता हूँ पहली बार पढ़ रहा हूँ। और जितनी बार पढ़िए आपको लगेगा कि जो ग्रामीण प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है, ग्रामीण राजनीति है, पंचायत चुनाव है, जो कुछ है, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा था उन्होंने, इतने साल पहले लिखा था। मैं तो अभी भी जो भी हमारे अधिकारी आते हैं मैं उनको यही करता हूँ, एक बार उसको पढ़ लो। जो नए इंट्रेंट हैं, नए प्रवेशी हैं पुलिस सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, तो आपको पता चलता था क्या हो रहा नहीं हो रहा। क्योंकि होता क्या है, देखिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रामीण परिवेश के बारे में आइडिया नहीं है। मान लीजिए वो कॉन्वेंट से पढ़ के आए, बाहर में स्कूल कॉलेज पढ़े, और अब सेवा में आ गए। अब सेवा में आएंगे, लेकिन उस सेवा तो ग्रामीण लोग करनी है। अभी भी मान लीजिए यूपी में 75 जिले हैं, 25-30 जिले शहरी परिवेश वाले होंगे, ज़्यादा 40 से ज़्यादा जिले तो हमारे ग्रामीण परिवेश वाले हैं। अभी भी कोई एसपी डीएम बलरामपुर बन के जा रहा है, सिद्धार्थनगर बन के जा रहा है, चित्रकूट बन के जा रहा है, तो वहाँ तो ग्रामीण ज़्यादा है। तो वहाँ गांव कैसे काम होता है, गांव क्या सोच, गांव वालों की क्या सोच है, गांव की क्या राजनीति है, उसके बारे में जब तक आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होगा। आपको कहाँ पे ज़्यादा सुकून, मतलब एक ऐसे ही पर्सनली कि एक होता है आपको ग्रामीण परिवेश में रह करके ज़्यादा, जैसे आपका जो हमें आपके बारे में पढ़ा है उस अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि आपको वो लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है या जैसे आप हैं? लाइफस्टाइल वो पसंद हो भी तो भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब जो नौकरी की जिस स्टेज में हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग की पोस्टिंग ऐसी ही जगह होगी जहाँ की राजधानी में हो या बड़े शहर में हो। अब तो छोटे शहर में पोस्टिंग हो भी नहीं सकती, तो अब चाह के भी उधर जा नहीं सकते। लेकिन रुझान थोड़ा सा है, कभी कभी लगता है कि समय मिले तो वहाँ रहना चाहिए, वहाँ का परिवेश रहना चाहिए, वहाँ के लोगों के बीच में रहना चाहिए, इच्छा हो। अंत में सर हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग आज, जो यंगस्टर्स पुलिस सेवा में आना चाहते हैं,
उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंगस्टर्स जो पुलिस सेवा मानना चाहते हैं उनके लिए एक ही बात बताना चाहूँगा कि पुलिस सेवा एक यूनिक सेवा है। क्यों? एक बात याद रखने वाली बात है कि हम जनता को जो त्वरित न्याय दे सकते हैं, त्वरित राहत, जो क्विक रिलीफ दे सकते कहते हैं, वो कोई और विभाग नहीं दे सकता है। और इसकी आज प्रदेश में, देश में बहुत ज़रूरत है। हम जब कहीं बैठते हैं, हमारा आदमी थाने में बैठता है, एसपी बैठता है, तो जनता तुरंत न्याय चाहती है। तुरंत न्याय ना भी चाहे तो राहत जरूर चाहती है। और जब आप राहत किसी को दे पाते हैं, एक गरीब दुखिया कोई आता है, कोई आता कहता है सब किसी ने गाँव के दबंग ने मेरी जमीन कब्जा कर लिया, और आपने सही में उसको राहत दे दी, उसको कब्जा छुड़ा दिया, दबंग से उसको राहत दिला दी, तो वो जो आपको दुआ देती है और जिंदगी भर दुआ देती रहती है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो जो आप राहत दे सकते हैं, जो आप सुकून दे सकते हैं, जो जनता की सेवा असल में आप कर सकते हैं पुलिस सेवा में रहते हुए, मुझे नहीं लगता किसी और सेवा में ये इतना क्विक और इतना ज़्यादा सेवा करने का अवसर मिलता है। सर वैसे तो मैंने कहा था लास्ट सवाल है, लेकिन आपने ऐसी बात बोली कि एक चीज़ है, क्वेश्चन की परमिशन मांगे। आपके रोल मॉडल कौन है? क्योंकि आपने सर ऐसी बातें बोल दी ना कि कहीं ना कहीं से हर इंसान के जीवन में एक होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। Who is your रोल मॉडल? कोई एक नहीं मैं कहना चाहूँगा। मेरे नौकरी के शुरुआती दिनों में जब मेरा ट्रेनिंग का दिन था या शुरुआती सर्विस के दिन थे, तो मेरे साथ कई ऐसे अफसर मिले जो कि अपने क्षेत्र के विख्यात नाम थे, बाद में विख्यात नाम रहे, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनसे ही मैंने जाना और ये सीखा कि आप क्या कर सकते हैं, इस सर्विस में क्या दे सकते हैं, लोगों की जनता क्या राह दे सकते हैं, जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो सब मेरे गुरु रहे, सीनियर अफसर भी रहे, मेरे बॉस भी रहे, लेकिन साथ साथ गुरु भी रहे। वो एक आदि नहीं, 3-4 हैं, तो वो जानते हैं। समय के साथ साथ लोगों में भी मतलब रोल मॉडल्स भी आपके समय के साथ साथ मतलब जुड़ते गए, बहुत से लोग मिले और नहीं, लेकिन शुरुआती जो सर्विस में जो लोग मिले उनकी अमिट छाप रही। क्योंकि क्या होता है ना, जब शुरुआत सर्विस जब आप आते हैं ना, तो आप देखते हैं किसी काम करते हुए, फिर उस तरह आप भी काम करना चाहते हैं, और खासकर यदि आपकी विचारधारा से, आपके आइडिया से मेल खा रहे हो तो ज़्यादा असर पड़ता है। तो फिर आप उसी तरह उसी मोरलेस उसी मॉडल में, सांचे में ढल जाते हैं। जब आप सर्विस में पहली बार आते हैं ना, तो आप क्या होता है कि आप एक मिट्टी के मोहल्ले की तरह होते हैं। आपको एक सांचा मिलना चाहिए। सांचा कहाँ मिलता है? साथ जिसके अंदर रह के आप काम करते हैं, जिसके अंदर रह के ट्रेनिंग करते हैं, वो दिखाता है, समझाता है, और आपको लगता है कि ये सही है और ये अच्छा है, ये जनता की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए, मेरे करियर को और आगे ले जाने के लिए, तो आप उसी में ढलते चले जाते हैं। उसके बाद भी मॉडल आते हैं, तो उसका उतना असर नहीं पड़ता जितना शुरुआती उन दिनों का असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।